नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ अग्निकांड से प्रदेश सरकार ने लिया सबक। हर बिल्डिंग में आग से सुरक्षा की होगी अग्नि परीक्षा, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा की याद में श्रद्धांजलि सभा। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने देहरादून पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस, सीएम धामी भी रहे साथ। बीजेपी कर रही 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी। 22 प्रकोष्ठों की बैठक में हुई फुल प्रूफ प्लानिंग, सीएम धामी ने दिया जीत का मंत्र। और कांग्रेस के मिशन 2027 से पीछे हटे संजीव आर्य। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया व्यक्तिगत फैसला, बोले संगठन में काम करेंगे संजीव आर्य। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ अग्निकांड के बाद धामी सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि जन सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा, लिहाजा अग्निशमन विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर समय पर जांच प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और कल इसको लेकर क्योंकि लखनऊ में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम सबसे पहले तो उस घटना में जो भी लोग दिवंगत हुए हैं, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी के परिवारजनों को, उनके प्रति मैं गहरी जो है संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके प्रति, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिकजनों को इस कठिन समय में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और इसको देखते हुए राज्य के जो हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बड़ी बिल्डिंगें हैं, उन सभी का सेफ्टी ऑडिट और जो हमारा अग्निशमन विभाग है उस विभाग को विशेष रूप से सारी जो है समीक्षा करने के लिए, सारी उसकी चेकिंग करने के लिए कल बैठक में निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड के सभी थानों और कई जगहों को मिली बम से उड़ाने की धमकी पर सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि पुलिस, खुफिया एजेंसी और साइबर सेल अपना काम कर रही है, जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। बता दें कि 23 जून को मसूरी नगर पालिका और एसडीएम मसूरी के आधिकारिक ईमेल पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज मिला था। इसमें खालिस्तान का जिक्र था। देखिए, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई किसी को कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कहीं पर भी कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड क्योंकि देखिए सभी को समाहित करने वाला राज्य है, एक यहाँ की संस्कृति है, देवभूमि की अपनी संस्कृति है, 4 धाम यात्रा चल रही है, यहाँ हेमकुंड साहब यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा चल रही है, अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा चल रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं कि सब लोग सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित यात्रा हो। बुधवार को राजधानी देहरादून के मझौन में दिग्गज निशानेबाज पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय जसपाल राणा की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार से भी मुलाकात की और शोक संतप्त परिवार का ढांढस बंधाया। बता दें कि शोक सभा में खेल और राजनीति जगत की बड़ी हस्तियां पहुंची। सभी ने स्वर्गीय जसपाल राणा के किए गए कार्यों और उनकी कामयाबी को याद किया। आज हम सबके बीच में हमारे प्रिय पूज्य जसपाल राणा जी नहीं रहे और बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे वो। खेल जगत में तो पूरी दुनिया में उनका नाम था और ये एक ऐसा परिवार है, एक परिवार में 3 व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और समाज कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। असमय हम सबको छोड़ करके चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत।
बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम किया है। पार्टी में बैठक का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 22 प्रकोष्ठों की परीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। वहीं बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 7 मार्च और 22 प्रकोष्ठ के साथ आगामी चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। बैठक में अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। भले ही कांग्रेस उत्तराखंड में 2027 में सत्ता में वापसी की राह देख रही हो, लेकिन सच यही है कि पार्टी में एक राय बन पाना अब भी मुश्किल हो रहा है। हालात ये हैं कि हाल ही में प्रभारी कुमारी शैलजा के जरिए टिकट के दावेदार जिला अध्यक्षों को पद छोड़ने का फरमान सुनाने के बाद विरोध की चिंगारी फूट पड़ी है। ऐसे में क्या ये कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है? देखिए रिपोर्ट। क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कोई असंतोष का टाइम बम टिक टिक कर रहा है? क्या पार्टी पदाधिकारियों में असंतोष पनप रहा है? उत्तराखंड में कांग्रेस में हालात सुधरने की ओर बढ़ते हैं कि तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पार्टी फिर असंतोष के भंवर में फंसती नजर आने लगती है। हैरानी ये है कि इस बार असंतोष और नाराजगी का ये भंवर उस शख्स के बयान के बाद आया जिसके ऊपर पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी थी। दरअसल हाल ही में उत्तराखंड के दौरे पर आई कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने ऐलान किया, कोई महानगर या जिला अध्यक्ष अगर विधानसभा चुनावों के लिए टिकट चाहता है तो उन्हें पहले पद छोड़ना होगा। यानी या तो आप संगठन में पद लेंगे या फिर विधानसभा चुनाव में टिकट लेंगे। कुमारी शैलजा ये ऐलान करके चली, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों में असंतोष की चिंगारी छोड़ गई। अब यही चिंगारी पार्टी के भीतर नाराजगी की आग भड़काती दिख रही है। कुमारी शैलजा के इस फरमान से नाराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पंकज छेत्री ने सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही चिट्ठी लिख डाली। पंकज छेत्री ने मांग की कि कुमारी शैलजा के इस फरमान पर फिर से विचार होना चाहिए। यही नहीं, पंकज छेत्री ने ये भी पूछा कि क्या प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के लिए भी ये नियम लागू होगा या फिर जिला स्तर के पदाधिकारियों पर। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं संगठन महासचिव श्री वेणुगोपाल जी और लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी परम आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखा है और उस पर अपनी असहमति जताई है कि ऐसे वक्त में जबकि चुनाव हमारे सिर पर है, ऐसे वक्त में जबकि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी को प्रतिदिन कमज़ोर करने का काम कर रही है, ऐसे में ये फरमान जारी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस पर मैंने आपत्ति जताते हुए आज अपने तीनों वरिष्ठ नेताओं को और राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उन्हें भेजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय में ये बिल्कुल भी अनुचित है और यदि ऐसा कोई फरमान जारी भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले संगठन के अध्यक्ष से लेके तमाम पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और भी अनुसांगिक संगठनों के हमारे फ्रंटल के अध्यक्ष, वो सभी के लिए एक जैसा नियम होना चाहिए, ना कि जिला अध्यक्षों के लिए। हालांकि मसला सिर्फ पंकज छेत्री का ही नहीं है। अंदर खाने से आ रही खबरें बताती हैं कि पार्टी के कई नेता इस फरमान से हैरान हैं। पार्टी के कई नेता इसे जमीन स्तर पर काम करने वाले और संगठन को संभाले रखने वाले मजबूत नेताओं की अनदेखी के तौर पर मान रहे हैं। हालांकि पार्टी के भीतर पंकज छेत्री के इस चिट्ठी वाले विरोध का भी विरोध दिख रहा है। पार्टी के महामंत्री राजेंद्र भंडारी मानते हैं कि सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना ठीक नहीं है, फिर सोशल मीडिया पर उसे शेयर करना भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। राजेंद्र भंडारी की माने तो ऐसी बातों के लिए पार्टी फोरम है और वहीं ये बातें उठानी चाहिए। ये अनुशासनहीनता है, ये पहले बात करनी चाहिए। यहाँ ऐसे इतनी बड़ी छूट नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी जो मर्जी बोलता रहे। पब्लिक फोरम पे नहीं बोलना चाहिए, ये बात पार्टी के अंदर बोलनी चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम पे प्रदेश अध्यक्ष से बात करें कि भाई ये है तो ठीक है, लेकिन प्रदेश प्रभारी के फरमान का या उनके निर्देशों का जो है अन्यथा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक जिला अध्यक्ष के पास अगर 4 विधानसभा है तो कैसे अपनी भूमिका फिक्स करेगा।
फिलहाल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का एक फरमान उत्तराखंड कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। पार्टी का एक धड़ा इसी बहाने हरियाणा में कुमारी शैलजा के प्रदर्शन को भी याद दिला रहा है, तो दूसरा धड़ा पार्टी फोरम और अनुशासन की दुहाई दे रहा है। ऐसे में 2027 में सत्ता में वापसी की राह देख रही कांग्रेस के लिए आगे की राह कैसी रहेगी, ये वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य ने 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनका ये फैसला कांग्रेस में बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उधर बेटे के इस फैसले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि संजीव आर्य सिर्फ नैनीताल सीट ही नहीं बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव किसी भी अन्य सीट से नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये संजीव आर्य का व्यक्तिगत फैसला है और पार्टी इसका पूरा सम्मान करती है। यशपाल आर्य ने कहा कि संजीव आर्य फिलहाल संगठनात्मक कार्यों पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। देखिए, संजीव आर्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नैनीताल से ही नहीं, कहीं से भी चुनाव लड़ने से उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया है। ये उनका व्यक्तिगत निर्णय भी है और पार्टी ने भी इस बात को कहा भी है। उसकी एक उन्होंने हमारी प्रभारी इंचार्ज ने भी इस बात को दोहराया है, कई बार कहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस के वर्कर हैं, कार्यकर्ता है संजीव जी, और जो भी केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्देश होंगे उसको, उस निर्देशों का अनुपालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है, उनकी प्राथमिकता भी है। राजधानी देहरादून में जिला कांग्रेस कमेटी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि नकल माफिया और भ्रष्टाचार के कारण युवाओं का सरकारी नौकरी और परीक्षा प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है। उन्होंने नीट छात्रा रिया की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षा संबंधित अनिश्चितता और तनाव युवाओं को मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के सवालों का जवाब देने से बच रही है। पेपर लीक की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक पेपर लीक जब होता है तो सिर्फ परीक्षा लीक नहीं होती, इसमें करोड़ों लोगों के सपने टूटते हैं, पूरे परिवार के सपने टूटते हैं। और जो नकल माफिया और भ्रष्टाचार के कारण जो ईमानदारी से परीक्षा बच्चा कर रहा होता है, सबसे ज़्यादा पीड़ा उसको होती है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर हमारी प्रेस वार्ता है और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इसी जो हमारे पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम छात्रों की गूंज को लेकर पूरे जिलों में, पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर हम 26 तारीख को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर। और ये हमारे जब तक सभी हमारे छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी ये कार्रवाई चलती रहेगी। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ गुस्सा फूटा। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी का विरोध किया और मदन बिष्ट का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट माफी नहीं मांग लेते। दोरहाट के विधायक मदन बिष्ट द्वारा जो जनता दरबार कार्यक्रम था, जो वहाँ पे इस देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पिताजी के खिलाफ, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना और सार्वजनिक रूप से ऐसे एक विधायक को ऐसे शोभा भी नहीं देता है। एक मर्यादित भाषा में विधायक, क्योंकि विधायक का आचरण, उसकी मर्यादित जो भाषा है, जो उसके आचरण है, वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। लेकिन विधायक द्वारा वहाँ पे ऐसे अपमानजनक बात करना, मोदी जी के पिताजी को गाली देना और एक प्रकार से हर घर नल हर घर जल पर जब बात हो रही थी, उनके कहना है कि उसके बाप का ये नल हर जल, इस टाइप की उनकी भाषा एक वीडियो से सुनाई दे रही है। हम इसके भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मस्जिदों और मदरसों पर होती बुलडोजर कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिन मदरसों से आजादी की चिंगारी निकली, आज उन्हीं मदरसों को गिराया जा रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए आंदोलन को भूल गए हैं। अरशद मदनी ने इशारों में बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी मुल्क नफरत से लंबे समय तक नहीं चल सकता। देश प्यार, मोहब्बत और इंसाफ से चलता है। बता दें कि यहां मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलेमाए उत्तराखंड के कार्यकारिणी अधिवेशन में शामिल होने आए थे।
पौड़ी जिले के एकेश्वर विकासखंड मुख्यालय में बीडीसी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं सीडीओ की मौजूदगी में कांग्रेस नेता कविंद्र इस्टवाल ने सड़क, पेयजल और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याएं उठाई और अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने उन्हें समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही भरोसा दिलाया कि अगली बीडीसी बैठक में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। मैं एकेश्वर ब्लॉक में हूँ। विकासखंड एकेश्वर जो एक हमारा मुख्यालय है यहाँ पर है और आज यहाँ पे बीडीसी की बैठक है। बीडीसी की बैठक में जिला स्तर के अधिकारी नहीं आए हुए हैं और ये पहली बार नहीं, पहले भी कई बार हुआ है। नहीं मानता, मैं खुद ही वहाँ पहुँचा हुआ था, मैं खुद बीडीसी में था। और दूसरा, चूँकि बीडीसी में जिला स्तरीय अधिकारियों का उतना रोल नहीं है जितना क्षेत्रीय, जैसे पीडब्ल्यूडी के। अब तो पीडब्ल्यूडी के या तो एक्सीडेंट सबकुली हैं या आपके कोटद्वार वाले हैं, तो ऐसे ये कुछ विभागों की अब्सेंस थी, इसको मैं मानता हूँ। जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट वहाँ नहीं था और ऐसे एक दो श्रम वाले वहाँ नहीं थे। यूके SSS की वाहन चालक भर्ती परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर बेरोजगार संगठनों तक मेरिट सूची में दर्ज नाम, जेंडर और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि मेरिट सूची में आयोग की गलती नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों की तरफ से चूक हुई है। देखिए रिपोर्ट। यूके SSS की कार्यप्रणाली पर लगे आरोप, आयोग ने खामियों पर दी सफाई। आयोग की नहीं गलती, अभ्यर्थियों से हुई चूक। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSS का वाहन चालक भर्ती परीक्षा परिणाम चर्चाओं में है। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों में एक्सप्लोर ज्ञान और UKUL नाम के भी अभ्यर्थी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर अब इससे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि आयोग का कहना है कि अभ्यर्थियों ने जो नाम अपने आवेदन पत्र में दिया है उसी के हिसाब से रिजल्ट जारी हुआ है। दरअसल आयोग ने वाहन चालक के 75 पदों के लिए 10 अप्रैल को विज्ञापन जारी करते हुए 31 मई को परीक्षा कराई थी। आंसर की जारी कर आपत्तियां और सुझाव लिए गए। इसके बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया था। इस रिजल्ट में 144वें स्थान पर एक्सप्लोर ज्ञान, पिता का नाम हरीश चंद्र पांडे और 234वें स्थान पर UKUL, पिता का नाम गोपाल सिंह दर्ज है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। कुछ अभ्यर्थी इससे सीधे रिजल्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं आयोग ने आगामी फिजिकल टेस्ट में दूध का दूध, पानी का पानी होने का दावा किया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ उपाध्यक्ष सूरज ने भी मेरिट सूची में कई अभ्यर्थियों के जेंडर को लेकर सवाल उठाए हैं। संघ की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुछ महिला अभ्यर्थियों को पुरुष और कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को महिला दर्शाया गया है, जिससे मेरिट सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो कट ऑफ लिस्ट जो जारी की इन्होंने, कट ऑफ जो मार्क्स थे उससे ज़्यादा जिनके अंक हैं, लेकिन उनके जो है उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हैं तो मेल लेकिन उनको फीमेल दिखाया गया है। कई ऐसे हैं जिनको जो खुद फीमेल हैं लेकिन उनको मेल दिखाया गया है। कोई उटपटांग टाइप के नाम, कोई एक्सप्लोर करके नाम है, कोई UNL, पता नहीं क्या क्या। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो ये लिस्ट बनाई गई या तो ये नशे में बनाई गई या तो आंखों पर पट्टी बांधी गई और तब ये लिस्ट बनाई गई, क्योंकि इसमें एक कोई गलती नहीं है। इसमें बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं जो मतलब इंगित करता है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है। आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया का कहना है कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। आवेदन पत्र में दिए गए नाम का मिलान अब अगले चरण में नहीं हुआ तो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इन नामों के लिए आयोग कहीं से भी उत्तरदायी नहीं है। अच्छा, जब लड़का रजिस्ट्रेशन करता है, ऑनलाइन फॉर्म भरता है, तो उसमें जो नाम उसने भरा वो फाइनल तक जाएगा और उसी से उसका एडमिट कार्ड जनरेट होगा और एग्ज़ाम देगा। अगर वो सिलेक्शन होता है उसका या फिर क्वालिफाई करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होंगे जब उस टाइम अगर उसका नाम नहीं होगा तो डिबार भी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसमें बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है। देखिए, हमारा डाटा वही है जो उसने भरा, उसके आगे नहीं जा सकते आप। मैं उसका करेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है ही नहीं। जब तक उसका ओरिजिनल नहीं आएगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट का, तब तक वो नहीं आएगा। ठीक बात है, नाम बड़ा नेचुरल सा नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है किसी का नाम हो, तो इसलिए उस रिकॉर्ड के हिसाब से उसमें हम काम करेंगे। सेकेंड वाला जब ड्राइविंग टेस्ट होगा, अब 20 जुलाई से हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं,
उसमें इसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट होगा। अब फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक में तय होगा कि ये नाम असली है या फर्जी। फिलहाल सबकी नजरें आगामी ड्राइविंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट चेक पर टिकी है। यही वो चरण होगा जहां से स्पष्ट हो जाएगा कि मेरिट सूची में दिखाई दे रही खामियां वास्तव में आयोग की गलती है या फिर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के दौरान दी गई गलत जानकारियों का परिणाम है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने कूड़ा उठान को लेकर नई योजना तैयार की है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम अब शादी समारोह, जन्मदिन समारोह के साथ ही वीआईपी आयोजन स्थलों से भी कचरा उठाएगा। इसके लिए नगर निगम ने शहर के 5 जोन में क्यूआरटी टीमों का गठन किया है। इसमें 6 सफाई कर्मचारी और 1 सुपरवाइजर है। कूड़ा उठान का सारा काम सुपरवाइजर की देखरेख में होगा। बता दें कि नगर निगम ने इसके लिए शुल्क भी तय किया है। ये कदम शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। 5 जोनों में बटा हुआ है, बड़ा शहर हो गया है। और जैसे पुलिस की व्यवस्था होती है, डिजास्टर में होती है, ऐसे हम लोग एक क्विक रिस्पांस टीम स्वच्छता का गठन कर रहे हैं। और इसमें हर जोन में 6 डेडिकेटेड लोग रहेंगे। ये ड्रेस में रहेंगे, इनकी ड्रेस डिज़ाइन की गई है, ड्रेस हेलमेट में, इनके साथ इक्विपमेंट में भी रहेंगे, बुश कटर रहेगा, पेड़ों को काटने के लिए कटर मशीन भी रहेगी। तमाम चीज़ें इनको दिया जाएगा। और बेसिक जो हमारी समस्या है कि इनका एक सुपरवाइजर इनको कंट्रोल करेंगे और मुख्य सफाई निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी। उत्तराखंड में लगातार बरामद हो रहे अवैध हथियार अब सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की कहानी बयां करने लगे हैं। एसटीएफ की जांच में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के जरिए करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तराखंड अवैध हथियारों का नया बाजार बनता जा रहा है? क्या ये पूरा मामला देखिए इस रिपोर्ट में। क्या अवैध हथियारों का बाजार बन रहा उत्तराखंड? बेखौफ उत्तराखंड पहुंच रहा मौत का सामान, करोड़ों की संपत्ति खड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा। देहरादून के बुड्डी गांव के सोहेल हत्याकांड में इस्तेमाल हुई पिस्टल उपलब्ध कराने वाला 15,000 का इनामी आरोपी फरहान पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसके साथ 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 पिस्टल, 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत भी देता है कि अवैध हथियार अब शौक, दबदबा और अपराध तीनों की जरूरत बनता जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बीते 2 महीनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 50 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया कि इनमें बड़ी संख्या में हथियार शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर जैसे इलाकों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 14 जून को एक बुड्डी में दुखद घटना हुई थी कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसके छोटे भाई के द्वारा। तो इसमें जो देसी कट्टा जो बरामद हुआ था, उसके ट्रेल में जब पीछे पहुंचे तो इसमें एसओजी टीम और पटेल नगर टीम के द्वारा एक ऑपरेशन पहाड़ में अच्छी कार्रवाई की गई। तो इसमें 3 व्यक्ति जिनका नाम फरमान, फरहान तथा जैद है, उनको गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक पिस्टल, 2 देसी तमंचे तथा कारतूस मिली है तथा 2 मैगजीन मिली है। तो इसमें से जो फरमान नाम के व्यक्ति था, जो ट्रेल थी उसमें शाहिद हारून जो जेल में है, उसको जो वेपन मिला था वो इसके द्वारा ही दिया गया था। उसमें पूर्व में 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसको थाना पटेल नगर तथा एसओजी की टीम द्वारा कल गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सर, ये अभी तक कुछ जानकारी मिली पूछताछ में, इन्होंने कहाँ से आगे, इनकी क्या ट्रेन थे, कहाँ से ये लेके आते थे हथियार? जिसमें परसों 3 लोग पकड़े गए हैं। इसमें जो फरहान तथा जैद नाम के व्यक्ति थे, ये लोग ही फरमान को तमंचे में इसमें देहरादून में आए हुए थे। इसमें जो आगे ट्रेल है उसका पता किया जा रहा है कि ये 2 व्यक्ति कहाँ से तमंचे खरीद के आ रहे थे। अवैध हथियारों का दूसरा और ज्यादा खतरनाक चेहरा फर्जी शस्त्र लाइसेंस है। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी लाइसेंस तैयार कर हथियारों की खरीद फरोख्त का संगठित नेटवर्क वर्षों से सक्रिय था। एसटीएफ के मुताबिक इस गिरोह ने फर्जी लाइसेंस के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई। जांच का दायरा अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक पहुंच चुका है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उत्तराखंड में 2 तरह से अवैध हथियार पहुंच रहे हैं। एक बिना लाइसेंस की सीधी तस्करी और दूसरा फर्जी शस्त्र लाइसेंस के जरिए कानूनी हथियारों को अवैध तरीके से हासिल करना। यही वजह है कि अब ये नेटवर्क कई राज्यों की जांच एजेंसियों के निशाने पर है।
अभी प्रेजेंट केस है उसमें तो स्पष्ट है कि शाहजहाँपुर के दिखाया गया कि ऑल इंडिया बेसिस पे लाइसेंस बने और जिनका प्रयोग खासकर उत्तराखंड के जो उधमसिंह नगर जनपद में काफ़ी ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा था और उसी के आधार पर गन लाइसेंस से जो है गन को खरीदा गया और कारतूसों को लिया गया जिसको वैध रूप के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। तो अभी एक मोडस ऑपरेंडी मिला शाहजहाँपुर का, क्योंकि शाहजहाँपुर में वर्ष 2007 में भी वहाँ के रिकॉर्ड्स असला के गायब हुए थे और इसके बाद वहाँ के कुछ संविदा कर्मचारियों ने मिलकर जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस नंबरों को वहाँ से लेकर और उसको वैलिड शस्त्र दिखाते हुए बहुत लोगों को बनाया और खासकर इसमें मैंने जैसा बताया कि यूपी में भी गाजियाबाद में भी केस उनके ऊपर लिखा गया, जेल गए वो। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी केस अभी लिखा गया जिसमें 10 लोग की अरेस्टिंग हुई, जिसमें मास्टर माइंड में हमारा सदानंद मान का है जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन अभी प्राइमरी स्टेज में, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों का पता चला है जो इस तरह के फेक जो है गन के लाइसेंसों का प्रयोग जो है वैलिड रूप से कर रहे हैं और उनकी तलाश, उनका सत्यापन की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की कार्रवाई लगातार हो रही है, हथियार भी बरामद हो रहे हैं और गिरोह भी पकड़े जा रहे हैं जो मौत का सामान बेखौफ होकर उत्तराखंड पहुंचा रहे हैं। अब देखना होगा कि कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहती है या फिर पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के लालपुर इलाके में हुए सिटी बस हादसे पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि इलाज के दौरान एक और मजदूर ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। उधर पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि चालक का मेडिकल करवाया गया है और जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में चालक के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो एफआईआर थी वो कल ही रजिस्टर कर दी गई है और जो ड्राइवर के बारे में है, ड्राइवर का भी उपचार चल रहा है। उसके जो मेडिकल सैंपल वगैरह लेने थे उसकी कार्रवाई की जा चुकी है तथा उसकी रिपोर्ट आना भी लंबित है। जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सितारगंज में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में कोटद्वार के दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान करने आए लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने आपसी भाईचारे का संदेश दिया और लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया। देखो भैया, पहली बात मैं ब्लड डोनेट के बारे में बोलना चाहूँगा। ब्लड डोनेट एक बहुत बड़ा धर्म है मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब हॉस्पिटल में कोई अपना एडमिट होता है या कोई जख्मी होता है। ब्लड की अहमियत तभी इंसान को पता चलती है, नहीं तो उससे पहले सब लगे पड़े हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। वहाँ जाकर ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है, बस किसी तरह चढ़ जाए और किसी तरह जान बच जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ अग्निकांड से प्रदेश सरकार ने लिया सबक, हर बिल्डिंग में आग से सुरक्षा की होगी अग्नि परीक्षा, सीएम धामी ने दिए निर्देश। मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा की याद में श्रद्धांजलि सभा, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने देहरादून पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, परिजनों को बंधाया ढांढस, सीएम धामी भी रहे साथ। बीजेपी कर रही 2027 में हैट्रिक लगाने की तैयारी, 22 प्रकोष्ठों की बैठक में हुई फुल प्रूफ प्लानिंग, सीएम धामी ने दिया जीत का मंत्र। और कांग्रेस के मिशन 2027 से पीछे हटे संजीव आर्य, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया व्यक्तिगत फैसला, बोले संगठन में काम करेंगे संजीव आर्य।